हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पीटी 365 को कवर कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आज देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में न्यूज़ क्या आई है? Recently, experts in India have called to consider proportional representation for Lok Sabha and state assembly election instead for FPTP, which is फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो यानी कि जो अभी तक हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसके जगह पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लाने की बात की गई है। तो अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, इसके थ्रू हम डिफरेंसेस को समझेंगे बिटवीन एफपीटीपी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जोग्राफिकल पैरामीटर्स यहाँ दिए हुए हैं जोग्राफिकल यूनिट में। तो एफपीटीपी में क्या होता है कि कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जोग्राफिकल यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लार्ज जोग्राफिक एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज जोग्राफिकल एरियाज होते हैं, यहाँ पे स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिप्रेजेंटेशन, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, ये होता है इसमें। और जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वोटिंग प्रोसेस, वोटर्स वोट फॉर कैंडिडेट, वोटर्स वोट फॉर पार्टी, यहाँ पे पार्टी के लिए वोट की जाती है, यहाँ पे कैंडिडेट के लिए वोट किया जाता है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। winning candidate may not secure majority, so that is 50% plus one of the votes। और जो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट। तो वहाँ पे परसेंटेज जितना उनको मिला होता है उसके प्रोपोर्शन में उनको सीट्स मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टी जो है उनको मोर सीट्स मिल सकती है, अगर वोट्स कम भी मिले तो भी सीट्स मिल सकती है। एग्जाम्पल जो होता है एफपीटीपी का वो है यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इजराइल एंड नीदरलैंड। अब दोनों के बेनिफिट्स देखते हैं। एफपीटीपी का बेनिफिट क्या है? इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन वोटर्स। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तब भी ये सवाल उठा था कि हम एफपीटीपी की जगह पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बी.आर. अम्बेडकर और जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर है, तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया इतना लिटरेट नहीं है अभी कि उसको ये सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस समझ में आए। तो वो अभी वोट ही करना पहली बार सीख रहा है, तो उसके लिए इजी रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिंपल रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया कि सिंपल टू अंडरस्टैंड है। इट फैसिलिटेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट, इसमें स्टेबल गवर्नमेंट बनती है। एंड इनकरेजेस वोटर फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर, जिसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी। इसमें क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज। तो इसमें क्या होता है ना कि सारी पार्टीज को अपने वोट शेयर के अकॉर्डिंग सीट शेयर करने को मिलता है। तो ये डाइवर्सिटी लेकर के आता है। फेयर ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटी पार्टी, तो ऑब्वियसली जब सबको मिल रहा है रिप्रेजेंटेशन तो माइनॉरिटीज को भी अच्छे से मिलेगा। fewer voters are wasted as more people's preference are taken into account। यहाँ पे वोट्स का जो इशू होता है वो यहाँ पे बेटर अच्छे से हैंडल किया जाता है। नाउ कंसर्न्स क्या है एफपीटीपी में? ओवर और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर टू देयर वोट शेयर। तो या तो बहुत ज़्यादा आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा अगर पार्टी हार गई, भले ही वो कम वोटों से हारी, भले ही उसके पास बहुत ऐसा नहीं है कि वोट के शेयर बहुत कम है, पर फिर भी अगर वो हार गई है तो वो उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है अच्छे से। और अगर आपकी पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से नहीं जीती हो, मेजॉरिटी भले ही ना पाए, पर अगर आपने जीता है तो आपको ओवर रिप्रेजेंटेशन में ऊपर पड़ा। और इट ऑल्सो डज नॉट इंश्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के लिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। इसमें क्या कंसर्न्स है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में? इट कैन लीड टू फ्रैगमेंटेड लेजिस्लेचर। क्यों फ्रैगमेंटेड? क्योंकि बहुत सारी पार्टीज
को रिप्रेजेंटेशन मिल चुकी है, तो वो सब मिल करके इसको चलाएंगे ना गवर्नमेंट को। तो उसमें इट लीड टू फ्रैगमेंटेड लेजिस्लेचर्स। कई बार डिले भी हो सकता है क्योंकि सब तो अग्री कर नहीं रहे, तो कोई भी लॉ लाने के लिए डिले भी हो सकता है। इट मे रिजल्ट इन कोअलिशन गवर्नमेंट विच इज़ लेस स्टेबल। कभी भी टूट सकती है, कभी भी ये मतलब हो सकता है कि इसको हटा दिया जाए अगर आप अग्री नहीं कर रहे एक दूसरे से। दोनों के अपने प्लस माइनस है और हमने देख लिया कि क्या होता है। तो टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी 3 टाइप हैं। एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो गया, दूसरा हो गया लिस्ट सिस्टम और तीसरा हो गया मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पहला क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है, वोटर रैंक्स कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। यानी कि आपको अगर 4 वोटर दिए हुए हैं तो आपको ये बताना रहेगा, सपोज आपके पास 4 वोटर हैं, लिस्ट है आपके पास, और आपको बताना है इसमें कि आपको कौन पहले नंबर पे चाहिए, कौन दूसरे पे चाहिए, कौन तीसरे पे चाहिए, कौन चौथे पे चाहिए। आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या देखा जाता है कि एक राउंड हो गया, अब उसके बाद जिस जिस भी वोटर को सबसे लीस्ट प्रेफरेंस पे रखा गया होगा उसके वोट्स उससे ऊपर वाले को ट्रांसफर कर दिए, या फिर उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब जो 3 है उसमें से ट्रांसफर किए जाएंगे, वोट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये चौथे वाले को फिर हटा दिया जाएगा। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। अडॉप्टेड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्टिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि हमारा जो राज्यसभा है और लोकसभा है, सॉरी राज्यसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा, तो उनमें ये चीज़ अप्लाई की जाती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी ये चीज़ यूज़ किया जाता है। अब दूसरा आता है लिस्ट सिस्टम। वोटर्स वोट फॉर पार्टी एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल कैंडिडेट, एंड देन पार्टी गेट सीट इन प्रोपोर्शन टू देयर वोट शेयर। जो हमने ऊपर पढ़ा वो लिस्ट सिस्टम का ही एक वेरिएशन था कि वोटर्स जो है पार्टी के लिए वोट करेंगे और इंडिविजुअल्स के लिए नहीं करेंगे, और उसके प्रोपोर्शन में उनको सीट्स मिलेंगी। नाउ मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी 2 टाइप है। मेंटेन्स 2 टाइप नहीं है एक्चुअली, इसके 2 पॉइंटर्स दिए हुए हैं। मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी and proportionate representation. It is used in Germany and New Zealand. And the second point is one candidate is elected through FPTP system from each constituency. There are also additional seats that are filled based on various parties' percentage of votes. Okay, तो हमारा इसी के साथ अब दूसरा टॉपिक आ जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी। न्यूज़ क्या है, रिसेंटली लोकसभा मूव्ड मोशन टू फॉर्म द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई और एस्टिमेट कमेटी बनाने के लिए मोशंस पास किए गए लोकसभा में। तो अब ये जो कमेटी तो आ गई न्यूज़ में, तो इसकी वजह से हमें पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी। इट मीन्स अ कमेटी विच इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाई हाउस और नॉमिनेटेड बाई स्पीकर। या तो उसको हाउस इलेक्ट करता है या अपॉइंट करता है, या फिर उसको स्पीकर नॉमिनेट करता है, एंड विच वर्क अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर। और ये जो कमिटीज होती हैं वो स्पीकर के अंडर काम करती हैं। इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू हाउस और स्पीकर एंड सेक्रेटरिएट फॉर विच इज प्रोवाइडेड बाय लोकसभा एंड सेक्रेटरिएट। ये जो कमेटी अपनी रिपोर्ट्स लाती हैं वो किसको देती हैं, वो स्पीकर को देंगी और सेक्रेटरिएट को देंगी। ये रिपोर्ट्स अपनी इन दोनों को दिया जाता है। पीसी यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी हैव देयर ओरिजिन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने इसको मतलब वहाँ पे ही ओरिजिनेट हुआ था। दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 which deals with privileges of MPs, and Article 118 gives Parliament authority to make rules to regulate its procedure and conduct of business. तो आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118 से पावर मिलता है ये पार्लियामेंट्री कमिटीज को। Now, what are the types of parliamentary committee? There are 2 types: ad hoc committee, standing committee. Ad hoc committee क्या होती है? It is appointed for specific purpose and cease to exist when they finish task assigned to them. Example: Railway Convention Committee, Joint Committee on Food Management in Parliament Housing Complex. तो जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाए और उसके बाद जब काम खत्म हो जाए तो उसको डिसॉल्व कर दिया। बेसिकली टेम्पररी कमेटी वो होती है एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या है, जो कि परमानेंट है एंड रेगुलर भी है।
दे आर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें क्या क्या आ गए, फाइनेंशियल कमिटीज आ गए, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी DRSC एंड सम अदर कमिटी कमिटी कोऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये सारे हो गए। अब ये जो है कमिटीज़ की डिटेल दी हुई है जो न्यूज़ में है, जैसे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी पढ़ा तो उनके बारे में, और उससे ही रिलेटेड और भी कुछ कमिटीज़ जो हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ में दी हुई है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको पहली बार 1921 में सेटअप किया गया था इन द वेक ऑफ मॉन्टेग शेमफोर्ड रिफॉर्म। कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 22%, इसमें 22 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते। 15 मेंबर जो होंगे वो लोकसभा से होंगे और 7 मेंबर जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। इसका फंक्शन क्या है, इट ऑडिट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दिस कमेटी ऑल्सो क्लोजली वर्क विथ कैग, तो जब हम कैग पढ़ते हैं तो हम इस कमेटी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ऑडिटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका काम है। ठीक है। एस्टीमेट कमेटी क्या है, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम इन 1950 and it consists of 30 members from Lok Sabha. Okay, functions is suggest alternative policies to bring out efficiency in administration, to examine whether the money is well laid out within limit of policy implied. ये मनी रिलेटेड थोड़ा सा देखता है कि उसको सही से यूज़ करा जा रहा है कि नहीं, या फिर कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी बताओ जिसकी वजह से एफिशिएंसी आ सके हमारे कंट्री में या एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ठीक है, ये हो गया। इसमें 30 मेंबर होते हैं एंड सारे के सारे लोकसभा से होते हैं एस्टीमेट कमेटी में। इसमें कोई भी मेंबर राज्यसभा का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मनी आ गया ना, मनी जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे लोकसभा ही रोल में रहेगी, तो इसलिए। और पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी जो था उसमें हमने 22 मेंबर्स को देखा, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के थे और 7 मेंबर राज्यसभा के थे। ओके, नाउ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। Union Home and Corporation Minister is unanimously re-elected as chairperson of PCOL. कॉन्स्टिट्यूशन क्या था इसका, 1976 में बना था अंडर सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963. Acts envisages adoption of Hindi for official purpose, providing for constitution of committees 10 years after commencement of act. Now membership, इसके 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो कैसे इलेक्शन होता है, हमने ऊपर ही पढ़ा है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फंक्शन क्या होता है, इट रिव्यू प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन एंड सबमिट रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा। नाउ प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ राज्यसभा हेल्ड 12 ऑपोजिशन MPs गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट फॉर डिसरप्टिंग हाउस प्रोसीडिंग। ये न्यूज़ था, इसीलिए ये कमेटी न्यूज़ में थी और इस हमें पढ़ना पड़ रहा है इसके बारे में। अबाउट कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा के बारे में क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एड्रेसिंग ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की ब्रीचिंग को चेक करने के लिए ये यूज हो, मतलब इस कमेटी का काम है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज ग्रांटेड टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट and their member to perform their functions efficiently. ये जो कमेटी है राज्यसभा के प्रिविलेजेस को चेक करने के लिए, इसमें 10 मेंबर होते हैं और सारे नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन से। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन है। ओके, इन केस ऑफ लोकसभा प्रिविलेजेस कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। तो राज्यसभा के केस में हमने देखा कि 10 मेंबर हैं और वहीं लोकसभा के केस में 15 मेंबर हैं और स्पीकर चूज करते हैं। चेयरमैन ऑफ कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन फ्रॉम ऑफ कमेटी, और अगर लोकसभा की बात है तो स्पीकर डिसाइड। नाउ कैबिनेट कमेटी की बात लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड 8 कैबिनेट कमेटी। अभी रिसेंटली 8 कैबिनेट कमेटीज बनाई गई हैं। अबाउट कैबिनेट कमेटी, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एंड नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। However, Government of India Transaction of Business Rules 1961 provide established. The Cabinet makes use of committee system to facilitate decision making in specific areas. Political Affairs Committee, Economic Affairs Committee, Appointment Committee are chaired by Prime Minister and Parliamentary Affairs Committee by Home Minister. तो ये जो 3 कमेटी हमने देखी, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। और पार्लियामेंट्री अफेयर जो है
उसको होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। They usually include only cabinet ministers. However, non-cabinet ministers are also barred from there, are not debarred from there. यानी कि जो कैबिनेट कमेटी होती है उसमें जनरली कैबिनेट मेंबर्स ही इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन नॉन कैबिनेट मेंबर्स ऐसा नहीं है कि उनको नहीं अलाउ ही नहीं है कि वो आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, कुछ सिचुएशंस में वो भी आ सकते हैं। नाउ सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट न्यूज़ में क्यों था? एज पार्लियामेंट कंप्लीट्स इट्स 75 years, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट custodian of procedure, president, and legislative knowledge of the two houses. पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट जो है वो कस्टोडियन ऑफ द प्रोसेस, जो भी मतलब जो पार्लियामेंट में जो प्रोसेस चल रहे हैं उसका कस्टोडियन है, प्रेसिडेंट है, एंड legislative knowledge of the two houses. Custodian of procedure, president, and legislative knowledge. Okay. Now constitutional provision क्या है regarding secretariat, parliamentary secretariat? Article 98, each house of parliament shall have separate secretarial staff. तो ये article 98 है इस related. Parliament may by law regulate recruitment and conditions of service of person appointed secretarial staff or of either house. However, so far no such law has been passed. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है about recruitment and condition of service of persons who are appointed for secretarial staff, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं गया है. It also allow creation of post both common to both house of parliament. Now Article 187 makes similar provision for secretariat of state legislature. जैसे कि 98 में बात हुई है तो वैसे ही 187 में बात हुई है स्टेट लेजिस्लेचर की. ये पार्लियामेंट की बात करता है, ये स्टेट की बात करता है. Council of State Secretariat and Parliamentary Secretariat were set up when both houses came into existence in 1952. ये जो आया था सेक्रेटेरिएट का ऑफिस ये 1952 में आया था. Their names were changed in 1954 to राज्यसभा सेक्रेटेरिएट and लोकसभा सेक्रेटेरिएट respectively. ठीक है, तो इनको बना दिया गया राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, लोकसभा सेक्रेटेरिएट. Now, secretariat of both houses have been divided into 10 services on a functional basis like legislative, executive, administrative, verbatim reporting service. Speaker and chairman can create new posts in respective secretariat. However, for post in class 1 or class 2, prior consultation with Union Ministry of Finance is mandatory. यानी कि स्पीकर एंड चेयरमैन जो है वो न्यू पोस्ट बना सकते हैं सेक्रेटेरिएट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 का जो पोस्ट होगा उसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री की परमिशन या कंसल्टेशन जरूरी है. सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ हाउसेस होल्ड रैंक इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी. जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना दोनों का, उसकी जो रैंक होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी. However, in table of precedence, cabinet secretary is placed in 11th position, whereas secretary of Lok Sabha and Rajya Sabha are placed at 23rd position. Okay, rank same है पर table of precedence में difference है. Functions क्या होते हैं इनके? सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस क्या है? सेक्रेटरी असिस्टेंस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री हाउसेस, सर्विंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटी, प्रिपेयर रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड अदर अलाउंसेस. सेक्रेटरी जनरल्स एड एंड एडवाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. मतलब आप लोकसभा या राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको आप एडवाइस दे सकते हो. प्रिपेयर एंड पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ हाउस. मतलब दिन में आज जो मीटिंग हो रही है, जो सेशन हो रहा है पार्लियामेंट में, तो उसका क्या प्रोसीडिंग्स होगी, क्या होंगे, तो वो चीज़ ये डिसाइड करते हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटेरिएट. लोकसभा सेक्रेटेरिएट, स्पीकर vested with ultimate guidance and control over the secretariat, and administrative head is secretary general. Recruitment and condition of service governed by Lok Sabha Secretariat. Rules 1955. It was promulgated by President in consultation with Speaker. राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सेक्रेटेरिएट. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है. Recruited and conditions of services governed by Rajya Sabha Secretariat. Rules 1957. ये 1957 में आया था.
ये 1955 में आया था। प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन, सिमिलर टू लोकसभा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे की न्यूज़, जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट, ये सारे कुछ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।